नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, संसद में विपक्ष के बवाल की, जानेंगे कि क्या कमलनाथ सरकार के खिलाफ चल रही है साजिश, और झारखंड विधानसभा में आज क्यों मचा बवाल, और आखिर में बात रेलवे के निजीकरण पर सरकार के बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10 सरकारी बैंकों के मर्जर को कैबिनेट से मिली मंजूरी। विलय के बाद अब बदल सकते हैं अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी। विलय के बाद बनने वाले नए बैंक की खोली जाएगी 10,000 से ज्यादा ब्रांच। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा बाहर से घूमकर आए, क्या राहुल ने अपना टेस्ट करवाया है, उन्हें जनता का रखना चाहिए ध्यान। इकोनॉमी के मोर्चे पर सामने आई अच्छी खबर, 7 साल के उच्चतम स्तर पर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ। IHS मार्केट सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर 57.5 पर पहुंचा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 729 अंक गिरकर 38,000 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 218 अंक लुढ़क कर 11,085 के स्तर पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पिछले दिनों दिल्ली में जो कुछ हुआ, उस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई करने को कहा, जिसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज सर्वोच्च अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि मामले में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि दिल्ली मामले पर 6 मार्च को सुनवाई की जाए। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, दिल्ली को अशांत करने का गुनहगार कौन है, इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तारीख काफी आगे की दे दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट के इस निर्देश को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए प्रिया, दिल्ली हिंसा में पीड़ितों को न्याय कब तक मिलेगा, दोषियों को सजा कब तक होगी, इनके जवाब तो शायद अभी नहीं मिलेंगे। मगर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक अहम निर्देश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दायर याचिका पर इसी शुक्रवार को सुनवाई करने का निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट को दिया है। दरअसल 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वे भाजपा नेताओं, जिनमें अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा प्रमुख रूप से शामिल हैं, उनके भड़काऊ भाषणों को लेकर एक दिन के अंदर फैसला करें। हालांकि उसी रात केंद्र सरकार ने जस्टिस मुरलीधर का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में तबादले का आदेश जारी कर दिया था, यह हम सबको पता ही है। इसके अगले ही दिन 27 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की एक पीठ ने मामले की सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का संज्ञान लिया था कि FIR दर्ज करने का यह सही समय नहीं है। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि न्याय के हित में हाई कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 6 मार्च को करें। CJI एस.ए. बोबड़े ने यह भी कहा कि जब हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तब हम उसका अधिकार नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों को ज्यादा देर तक खींचना ठीक नहीं है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भड़काऊ भाषण दोनों तरफ से दिए गए और इसीलिए इस मौके पर FIR दर्ज करने से शांति भंग हो सकती है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल मेहता कानून के जानकार हैं, लिहाजा वे जानते होंगे कि FIR दर्ज करने से शांति भंग नहीं होती है, बल्कि शांति तब भंग होती है जब पुलिस अपना दायित्व निभाने से चूकती है और राजनेता उसे ऐसा चूक करने का मौका देते हैं। दिल्ली मामले में सरकार और पुलिस दोनों की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। सरकार ने तो भाजपा के भड़काऊ बयान वीरों पर कोई नकेल नहीं कसी, लेकिन गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर ध्यान दिया है। भड़काऊ भाषण चाहे कोई भी दे, उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर दिल्ली मामले में यह देखा गया कि एक के बाद एक भाजपा नेता समाज के एक तबके के लिए और जो इस सरकार की मुखालफत कर रहे हैं उनके लिए नफरत भरी बातें करते रहे, लोगों को हिंसा के लिए उकसाते रहे, मगर न सरकार ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश की और न ही पुलिस को तब शांति भंग होने का खतरा नजर आया। अब देखना होगा प्रिया कि हाई कोर्ट में भाजपा नेताओं को बचाने के लिए किस किस्म की दलीलें दी जाती हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। तो जहां दिल्ली मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि जल्द सुनवाई की जाए, तो वहीं मामले को लेकर शुरू हुई सियासत और तेज होती जा रही है। विपक्ष की तरफ से संसद में मोदी सरकार की घेराबंदी होने लगी है। आज भी दोनों सदनों में विपक्ष ने केंद्र को घेरा और चर्चा करने की मांग की। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मामले पर विपक्ष के जबरदस्त बवाल के बाद सरकार होली के बाद चर्चा के लिए तैयार हो गई। लेकिन इतने दिन बाद चर्चा क्यों कराई जाएगी, इसे लेकर आज भी संसद का माहौल गर्म रहा।
जी हां, आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने दिल्ली मामले पर जल्द चर्चा करवाने की मांग की। होली के बाद चर्चा कराए जाने के विरोध में आज राज्यसभा में विपक्ष ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कल सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के लिए सहमति हो गई थी और सभापति एम वेंकैया नायडू की मंजूरी के बाद आज चर्चा होनी थी, लेकिन सभापति ने आज इसकी मंजूरी नहीं दी। वेंकैया नायडू ने कहा कि दिल्ली के बारे में नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए नोटिस मिले हैं, लेकिन वो सदन में विपक्ष के नेता और अन्य लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही चर्चा कराने का फैसला करेंगे। ये सुनते ही सभी विपक्षी सदस्य भड़क गए और अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे में वेंकैया नायडू ने कहा कि वो होली के बाद ही इस पर चर्चा कराएंगे। नायडू ने ये भी कहा कि अभी बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, हम उन्हें और तनाव में नहीं डालना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने फौरन सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा की जैसा ही माहौल आज निचले सदन लोकसभा में भी देखने को मिला, जहां दिल्ली मामले पर चर्चा कराने की मांग पर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। सदन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत सभी विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर खड़े हो गए और दिल्ली मामले पर चर्चा की मांग करने लगे। बवाल के बीच जरूरी कागजात पटल पर रखे गए और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को पारित किया गया। इसके अलावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक को भी पेश किया गया। विपक्षी सदस्य हमें न्याय चाहिए के नारे लगा रहे थे और हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब दिल्ली मामले पर छिड़ी बहस कहां जाकर रुकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, हलचल तो इस वक्त कांग्रेस शासित राज्य मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है, जहां बीजेपी ने एक और ऑपरेशन कमल की शुरुआत कर दी है, जिससे कमलनाथ की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला जिससे परेशान है मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ? देखिए इस रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में अचानक मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। कांग्रेस, बीएसपी और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को हटाने का प्लान तैयार किया गया और ये सभी विधायक पहले दिल्ली पहुंचे और बाद में गुरुग्राम के आईटीसी मराठा होटल पहुंच गए। सरकार घिरी तो कमलनाथ को दिग्विजय सिंह की याद आई और रात को ही भोपाल से मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह दिल्ली भेज दिए गए। रात 2 बजे ये दोनों मंत्री उस होटल के बाहर खड़े थे जहां विधायकों को रखा गया था। यहाँ बीएसपी विधायक रामाबाई को कांग्रेस ने सबसे पहले अपने पाले में किया और फिर बाकी विधायकों की घर वापसी की कोशिशें शुरू हुई। सुबह होते होते साफ हो गया कि ऑपरेशन कमल मध्य प्रदेश में सफल नहीं रहा और कमलनाथ की सरकार सुरक्षित है। कांग्रेस का दावा है कि 10 में से 6 विधायक वापस लौट आए हैं। 4 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन वो भी पार्टी में वापस लौटेंगे। सरकार सुरक्षित हुई तो फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी 25 से 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रही है। कांग्रेस, सपा, बसपा के 10 विधायकों को बीजेपी नेता गुरुग्राम ले गए थे, लेकिन अब इनमें से 6 विधायक वापस लौट आए हैं। 4 विधायकों को बीजेपी ने कर्नाटक भेज दिया है, वो भी जल्द वापस लौट आएंगे। प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा, विधायकों को खरीदने की बात सच है, लेकिन कांग्रेस सरकार स्थिर है। भाजपा डरी हुई है क्योंकि आने वाले समय में उसके 15 साल के गलत कामों का खुलासा होना है। मुझे तो कांग्रेस विधायक खुद बता रही हैं कि उन्हें कितने पैसों का ऑफर दिया जा रहा है। अगर फ्री का पैसा मिल रहा है तो ले लो। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस के 15 से 20 विधायक मेरे संपर्क में हैं। अगर हमारे पास कोई आता है तो क्या उसे भगा दें? अभी विधानसभा नहीं चल रही है, इसलिए हम सरकार से फ्लो टेस्ट को नहीं कह रहे हैं। वैसे भी ये मांग हास्यास्पद है। नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में कांग्रेस के 15 से 20 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के अंदर का मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने कांग्रेस के किसी विधायक को नहीं रोका है। कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। बीजेपी की ओर से दावे कितने भी हों, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार सुरक्षित है और राज्य में ऑपरेशन कमल नहीं हिला पाया कमलनाथ की कुर्सी। अब बेशक बीजेपी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने की साजिश को नकार रही हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र की सियासत पर गौर करें तो वहां तो बीजेपी खुले तौर पर महाविकास अघाड़ी की सरकार पर अपनी नजरें गड़ाई बैठी है कि किस तरह से सत्ता में वापसी की जाए, जिसके लिए अब बीजेपी ने यहां अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना पर डोरे डालने का काम भी शुरू कर दिया है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है।
महाराष्ट्र की सियासत में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार हलचल बनी हुई है। एक तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में कई मुद्दों को लेकर तल्खियां देखी जा रही हैं, तो वहीं अब बीजेपी इन तल्खियों को अपनी ताकत बनाने में जुट गई है। दरअसल महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% कोटे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर शिवसेना और एनसीपी आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने के लिए शिवसेना पर डोरे डाल रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर एनसीपी और कांग्रेस सरकार छोड़ने की बात कहकर शिवसेना पर मुस्लिम कोटा देने का दबाव बना रहे हैं, तो बीजेपी शिवसेना का हाथ थामेगी। आपको बता दें कि हाल ही में एनसीपी और कांग्रेस ने कहा था कि सरकार शिक्षा में मुसलमानों को 5% कोटा देगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि मुस्लिम कोटे के लिए प्रस्ताव अभी तक उनके पास नहीं आया है और जब आएगा तो उसकी वैधता का सत्यापन किया जाएगा। इसी कलह को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि उनकी पार्टी का मानना है कि कोटा धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि शिवसेना ने जो रुख अपनाया है वो सही है। वो संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान धर्म के आधार पर कोटा नहीं देता है। अगर धर्म के आधार पर ही कोटा दिया जाना है तो सिखों और ईसाइयों की क्या गलती है। बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% कोटे की व्यवस्था कर दी है, जिसमें मुसलमानों और ईसाई दोनों आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उद्धव जी ने बहुत सही रुख अपनाया है। शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन सिद्धांत पर आधारित था। अगर कांग्रेस और एनसीपी इस मुद्दे पर दबाव बना रहे हैं तो शिवसेना को चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वो सरकार छोड़ भी देते हैं तो हम इस विषय की हद में रहते हुए सरकार का साथ देंगे। यानी बीजेपी अब पूरी तरह से शिवसेना को एक बार फिर अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई है, जिसके बाद देखना होगा कि कोटा को लेकर चली इस बहस पर शिवसेना बीजेपी को क्या जवाब देती है। अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तल्खियों को अपने पक्ष में भुनाने में जुटी बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी है कि बिहार में कौन सा गठबंधन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त एनडीए से लेकर महागठबंधन में कई मुद्दों को लेकर तल्खियां बढ़ रही हैं, जो सूबे का सियासी पारा चढ़ा रही हैं। और अब तो आरजेडी ने बीजेपी के एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए ऐसा बयान दे दिया है, जिससे एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। बिहार में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने जन्मदिन पर एनडीए के साथ मैदान में उतरने की बात कहते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया था। साथ ही नीतीश ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का दम भरा था, मगर आरजेडी अब नीतीश के दावे को बेदम करने में जुट गई है। दरअसल बिहार में एनडीए ने भले ही ये ऐलान कर दिया है कि 2020 में उनके मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन विधानसभा में आज प्रेम कुमार को भावी मुख्यमंत्री बताकर विरोधियों ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। सदन में आज आरजेडी ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर एक बड़ा दाव खेला। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार को भावी मुख्यमंत्री बताकर आरजेडी ने एनडीए के भीतर हलचल मचा दी है। आरजेडी विधायक सीताराम यादव ने सदन में आज बीजेपी के मंत्री प्रेम कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें 2020 का भावी मुख्यमंत्री बता दिया। इतना ही नहीं, अपने कथन के पक्ष में आरजेडी विधायक ने तर्क भी रखा और कहा कि प्रेम कुमार अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनमें नीतीश कुमार और सुशील मोदी से कम काबिलियत नहीं है। सदन में जब आरजेडी विधायक ये बोल रहे थे, तब मंत्री प्रेम कुमार की मुस्कुराहट प्रदेश की सियासत में हलचल का संकेत दे रही थी। सदन में आरजेडी के इस दाव के बाद जब ये सवाल मंत्री प्रेम कुमार से पूछा गया, तो उनका जवाब था कि ये सारा फैसला पार्टी करती है। हालांकि खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात को उन्होंने नकारा भी नहीं, बस मुस्कुराते हुए चल दिए। आरजेडी के इस दाव में प्रेम कुमार कुछ हद तक फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी को इस बात का पूरा एहसास है कि प्रेम कुमार और सुशील मोदी के बीच जो मतभेद है और साथ में प्रेम कुमार की जो मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, उसको देखते हुए इस दाव से एनडीए में हर हाल में गतिरोध बढ़ेगा। लेकिन आरजेडी के इस दाव से उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वाकई अब चुनाव के मद्देनजर आरजेडी ने प्रेम कुमार के नाम पर बीजेपी और जेडीयू को बेचैन कर बड़ा दाव तो चल दिया, लेकिन अब आरजेडी को इससे क्या फायदा होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं निगाहें तो इस वक्त झारखंड सरकार के विपक्ष पर हैं, जो पहले से ही बजट को लेकर सत्ता पक्ष पर आक्रामक रुख दिखा रहा है। लेकिन आज बजट के अलावा भी सदन में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, जिस पर विधानसभा स्पीकर भी सख्त रवैया अपनाते नजर आए।
झारखंड में भले ही महागठबंधन के सामने बीजेपी अपना किला बचाने में नाकाम रही, लेकिन वो अब भी सूबे में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जोर लगा रही है, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना और फिर विधानसभा में सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ाने के लिए बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष पे चुन लिया। लेकिन बीजेपी के इस फैसले को राज्य सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते रोजाना सदन में बवाल हो रहा है। जी हाँ, आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी कार्रवाई शुरू हुई और प्रश्नकाल के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए और बवाल करने लगे। वहीं विपक्ष के विधायकों के हंगामे के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, विपक्ष प्रश्नकाल चलने दे, लेकिन विपक्ष के विधायक नहीं माने, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन जब बाद में एक बार फिर कार्रवाई शुरू हुई तो माहौल शांत नहीं दिखा और बीजेपी विधायकों ने सदन में कामकाज नहीं होने दिया। वहीं इससे पहले सदन के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल किया था। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा था कि ये रंगमंच नहीं है, चारों तरफ घूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, काम का कोई तरीका होता है, ऐसे न्याय मांगा जा रहा है, क्या यही तरीका है? इससे सदन की गरिमा भंग होती है। स्पीकर विपक्षी दल के विधायकों के रवैये से नाराज हो गए। वहीं स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जल्द से जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया। दरअसल सत्ता पक्ष ने बाबूलाल मरांडी को सदन में नेता प्रतिपक्ष मानने से इनकार कर दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बाबूलाल मरांडी सिर्फ अकेले ही बीजेपी में गए हैं और 2 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ये विलय प्रक्रिया के तहत नहीं माना जाएगा, जिसके चलते बाबूलाल भी सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकते। ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल के नाम पर मचे इस बवाल को कैसे रोकते हैं और सदन की कार्रवाई कैसे शुरू होती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में अब बात रेलवे के निजीकरण पर सरकारी बयान की। रेलवे को लेकर केंद्र सरकार की मंशा क्या है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री का कहना है कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन केंद्र के इस बयान से विपक्ष कतई इत्तेफाक नहीं रखता। वो रेलवे के निजीकरण को लेकर सरकार को घेर रहा है। तो आखिर क्या है मोदी सरकार की योजना और क्या है रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी संस्थाओं को खत्म करने और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने को लेकर अक्सर विपक्ष मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते आया है। जब बात रेलवे के निजीकरण की आई तो विपक्ष के तेवर और भी तल्ख हो गए थे, जिसके बाद आज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद सामने आकर कहा कि सरकार रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं बना रही है। जी हाँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही सरकार की योजना रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसे बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2018 से 2030 तक रेलवे के बुनियादी ढांचे पर 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। इस निवेश के लिए PPP के इस्तेमाल की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत नेटवर्क का तेज विकास, चल संपत्ति का विनिर्माण और यात्री और माल वहन सेवा प्रदान करने की योजना है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को संसद में पेश किए गए बजट में 150 ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये घोषणा की थी कि कई पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी एक तरफ पीयूष गोयल ने रेलवे के निजीकरण की बात को एकदम नकार दिया है और साफ कहा है कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे, मगर सरकार की तरफ से जो कदम पिछले दिनों उठाए गए हैं और जो लगातार उठाए जा रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।